हेलो स्टूडेंट्स, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेलकम टू आव्या क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9.21 से प्रॉब्लम नंबर 9.25 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। न केवल सॉल्यूशन देखेंगे बल्कि बहुत सारे कंसेप्ट्स को भी हम लोग सीखेंगे। सो बिना समय गंवाए हुए इस वीडियो को एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9.21 ये आपको दो पार्ट में ए और बी में है। ए है डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन एक्सरसाइज 9.10 और यहाँ पर दो लेंसेज के बारे में बात हो रही है। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर विद अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इफ दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट विद द प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट। डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन a beam of parallel light is incident? Is the notion of effective focal length of the system useful at all? और इसका B है an object 1.5 cm in size is placed on the side of a convex lens of the arrangement A above और आपको उस केस में मैग्निफिकेशन और साइज ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग ये पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। वहाँ पर 9.10 में आपको दोनों लेंस को कांटेक्ट में रखा गया था। यहाँ पर इनके बीच का एक गैप 8 सेंटीमीटर मेंटेन किया गया है। तो पहले हम लोग कन्वेक्स लेंस बना लेंगे, ठीक है। पहले हम उसका रे डायग्राम से समझेंगे, बहुत आराम से मज़े में एकदम हंसते हंसते। ये जो 5 प्रॉब्लम एनसीईआरटी के हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल हैं, इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और फिजिक्स ना, आप यदि फिजिक्स में मास्टरी करना चाह रहे हो, फिजिक्स में अच्छा करना चाह रहे हो, तो फिजिक्स को लोड बिल्कुल लेकर के मत पढ़ो। फिजिक्स को बस कंसेप्ट से पढ़ोगे ना, तो फिजिक्स में अपने आप एकदम होशियार हो जाओगे, अपने आप बहुत ही अच्छे नंबर लाने लायक बन जाओगे। मेरे आईआईटी में निकालने का बहुत बड़ा कारण फिजिक्स ही था, ठीक है। सो फिजिक्स में आप ना अच्छा करना चाहते हो तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फिजिक्स से प्यार करो, उसको आराम से समझो। हर चीज़ के पीछे कारण है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इन दोनों में हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है। सो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर F1 दिया गया 30 सेंटीमीटर, F2 दिया गया 20 सेंटीमीटर और ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है, इनके बीच का 8 सेंटीमीटर है। और ये बोल रहा है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द विच साइड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। सो पैरेलल लाइट को हम लोग इस कॉम्बिनेशन पर पहले कन्वेक्स साइड से फिर कनकेव साइड से इंसिडेंट करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। तो जब कन्वेक्स साइड में पैरेलल लाइट रे आएगी, सपोज करो ये पैरेलल लाइट रे आई, तो पैरेलल लाइट रे कहाँ पर फोकस होती है? आपको फोकस पे मिलती है। तो फोकस ये 8 सेंटीमीटर है, फोकस इसका आपको 22, इसके आगे 22 सेंटीमीटर पर होगा। तो यहाँ पर ये पैरेलल लाइट रे मिलनी चाहिए। तो पैरेलल लाइट रे आएगी और यहाँ पर ये मिलेगी। क्लियर है? अब ये मिलती तब ना जब ये कनकेव लेंस नहीं होता। ये कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस आपको मालूम है कि डाइवर्जिंग नेचर का है, तो इस लाइट रे को डाइवर्ज करेगा, ठीक है। सो इस लाइट रे को ये डाइवर्ज करेगा और ये डाइवर्जिंग लाइट रे पीछे आकर के यहाँ पर मिलेगी। सो जो फाइनल इमेज बन रहा है वो मेरा इमेज ये है। सो मैं इसको बोलूँगा I1 और इसको बोलूँगा IF, आई फाइनल, और ये हो गया I1। सो पहले आपको लेंस फार्मूला इसके लिए लगाना होगा, फिर आपको लेंस फार्मूला इसके लिए लगाना होगा। सो एक एक करके दोनों के लिए हम लोग लेंस फार्मूला लगा लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सो पहले आप लिखोगे फॉर कन्वेक्स लेंस। अब लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/V1, ठीक है, -1/U1 इज इक्वल टू 1/F, ठीक है। और आपको ऑब्जेक्ट चूंकि इन्फिनिटी पे है तो V1 हो जाएगा फोकस पे। सो ये फोकस पर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर पर यहाँ पर इमेज I1 बनेगा। और ये जो है ना, फॉर कनकेव लेंस के लिए क्या होगा? कनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि पॉजिटिव साइन के साथ आया, +22 सेंटीमीटर। सो कनकेव लेंस के लिए U1 U2 में बोल देता हूँ, ठीक है। सो U2 हो गया +22 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव साइन के साथ आता है। सो F2 हो गया -20 सेंटीमीटर। और अगेन आप फॉर्मूला लगाओगे 1/V2 -1/U2 इज इक्वल टू 1/F2।
और ये हो गया आपको 1/v2 माइनस 1/22 इज इक्वल टू 1/-20, दैट इज 1/v2 इज इक्वल टू 1/22 माइनस 1/20, दैट इज आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, 220 एलसीएम होगा। सो ये आता है 220 और ये हो गया 10 माइनस 11, दैट इज माइनस 1/220। सो क्लियरली V2 का वैल्यू आया -220। मैंने सॉल्व किया तो देखो यहाँ पर आया कि जो फाइनल इमेज जो IF है वो यहाँ से 220 सेंटीमीटर है, माइनस साइन है, मतलब इसकी लेफ्ट साइड है, जिस साइड से इंसिडेंट लाइट रे आ रही है उसी डायरेक्शन में है, इसलिए इस तरफ होगा लेफ्ट साइड में। सो अब इनका सिस्टम कहाँ पे है, आप देखोगे ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है, इनके बीच का 8 सेंटीमीटर है, तो इनका बीच में यदि टू लेंस का आप सिस्टम सेंटर मान लोगे तो आप इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस यदि यहाँ से 220 है और ये डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर है, तो क्लियरली यहाँ से ये कितना डिस्टेंस हो गया, यहाँ से ये हो गया आपको 216 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे कि द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at the distance of -216 centimeter from the center of these two lens when the parallel light ray is incident on the convex lens। so मैं लिख देता हूँ, मेरे ख्याल में ये आप समझ गए होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, यदि पैरेलल लाइट रे कनकेव जो लेंस है इस पर आता है तो फिर कहाँ पर इमेज फॉर्म होता है। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, इंसिडेंट लाइट रे पहले कनकेव लेंस पे आता है। सो सपोज करो ये इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल जो है वो कनकेव लेंस पे आता है। सो कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, सो ये डाइवर्ज करेगा और ये दोनों डाइवर्ज के बाद ये कन्वेक्स लेंस पे आएगा। तो डाइवर्जेंस के बाद यहाँ जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा, चूँकि पैरेलल लाइट रे तो इसके फोकस पे फॉर्म होगा। सो ये जो डिस्टेंस होगा ना वो कितना होगा, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर पर फॉर्म होगा। सो हम लोग इस केस में अब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे और फिर देखेंगे इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। सो पहले हम लोग करेंगे फॉर कनकेव लेंस। सो कनकेव लेंस पे लगाओगे तो क्या होगा, 1/v1 माइनस 1/u1 इज इक्वल टू 1/f1, और चूंकि ये पैरेलल लाइट रे है तो v1 इज इक्वल टू -f1 हो जाएगा, डेट इज v1 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा, U2 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हो गया 28 सेंटीमीटर विथ माइनस साइन, एंड आप लिखोगे 1/v2 माइनस 1/u2 इज इक्वल टू 1/f2, एंड f2 है इसमें प्लस 30 सेंटीमीटर। सो क्लियरली 1/v2 माइनस 1/-28 इज इक्वल टू 1/30, और ये हो जाएगा आपको 1/v2 इज इक्वल टू 1/30 माइनस प्लस विथ माइनस 1/28। सो इसको आप एलसीएम ले लो, 30 और 28 का एलसीएम हो जाएगा 215 14। सो इसका एलसीएम हो जाएगा 420, क्लियर है। सो 420 और ये हो गया 14 माइनस 15, that is minus 1/420, and v2 is equal to minus 420। so clearly इसका जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो यहाँ से लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा विथ अ डिस्टेंस इक्वल टू 420 सेंटीमीटर। सो यदि मैं इसके सेंटर के बारे में बात करूँ, इसका सेंटर यहाँ पर यदि मान लो 8 सेंटीमीटर है तो इसका सेंटर आपको इन दोनों के बीच में मानोगे तो इसके सेंटर से कितना सेंटीमीटर पर फॉर्म होगा, -416 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस सिस्टम।
तो देख रहे हो जब आप कन्वेक्स लेंस पर आप पैरेलल लाइट रे फॉर्म कर रहे हो तो फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है -216 सेंटीमीटर फ्रॉम द टू लेंस सिस्टम, फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू लेंस सिस्टम, और जब कनकेव लेंस पर कर रहे हो तो -416 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू लेंस सिस्टम. So clearly the answer depends upon the side of the combination at which parallel light ray is incident, and the notion of effective focal length does not seems to be useful for this combination. आपको क्लियर है, क्योंकि एक साइड से आप कर रहे हो तो अलग आ रहा है आंसर, एक साइड से कर रहे हो तो अलग आंसर आ रहा है. सो आप इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला का जो नोशन है वो यहाँ पर आपको यूजफुल नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं और इसका बी पार्ट देखते हैं. सो बी पार्ट है इसका, एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इन द अरेंजमेंट ए एबोव. द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर. सो यू दिया गया है, आपको यू दिया गया 40 सेंटीमीटर, और डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द टू लेंस सिस्टम एंड द साइज ऑफ द इमेज. तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ. तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है. मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को दिखाया हूँ ए बी से, और ये बोला है कि ऑब्जेक्ट का साइज है 1.5 सेंटीमीटर, मीन्स कि एच ओ इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर. और ये टू लेंस सिस्टम में ये जो कन्वेक्स लेंस है ना, इससे इसका डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर. तो आपसे पूछ रहा है कि इस सिस्टम का नेट मैग्निफिकेशन क्या है. देखो इस टाइप का प्रॉब्लम नीट और जेई में भी पूछते हैं, सो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से आ गया. सो हम लोग यहाँ पर लेंस फार्मूला लगाएंगे एक एक करके. सो फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए पहले लगाते हैं लेंस फार्मूला 1/v1 - 1/u1 इज इक्वल टू 1/f1, और इसके लिए u1 का वैल्यू है -40 सेंटीमीटर. f1 का वैल्यू आपको मालूम है, ये कितना है 30 सेंटीमीटर विथ पॉजिटिव साइन होगा. So 1/v1 is equal to 1/f1 plus 1/u1, that is 1/30 minus 1/40, और यहाँ से आ गया ये 120, और ये 4 minus 3, that is 1/120. So ये बेसिकली यहाँ से 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बन जाएगा. तो ये कितना होगा 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और ये इमेज होगा आपको ऐसा बनना चाहिए B', A', लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर इमेज नहीं बनेगा. यहाँ पर क्या होगा, ये आपको वर्चुअल इमेज होगा. क्यों वर्चुअल इमेज होगा? क्योंकि इमेज फॉर्म होने के लिए लाइट रे को वहाँ कन्वर्ज करना होगा, और लाइट रे कन्वर्ज करे इससे पहले यहाँ पर बीच में एक कबाब में हड्डी आ गया, और ये हड्डी क्या था आपको कनकेव लेंस. सो इस कनकेव लेंस लाइट रे को फिर से डाइवर्ज कर देगा, और इस डाइवर्ज करने के कारण आपको जो एक्चुअल जो इमेज बनेगा वो उसको अप्लाई करने के लिए फिर से आप इसको क्या मानोगे, ऑब्जेक्ट मानोगे. सो आपको नया जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा कनकेव लेंस के लिए. सो फॉर कनकेव लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u2 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 120 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से कितना होगा 112 सेंटीमीटर विथ पॉजिटिव साइन के साथ आएगा. बिकॉज इंसिडेंट लाइट रे ये है, और इस डायरेक्शन को आपने क्या मानना होगा, पॉजिटिव मानना होगा, इस डायरेक्शन को आप निगेटिव मानोगे. और कनकेव लेंस के लिए ये पहले लिख देता हूँ मैं, कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होता है. सो f2 हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, और 1/v2 इज इक्वल टू 1/v2 minus 1/u2 is equal to 1/f2, और क्लियरली यहाँ से हो जाएगा आपको 1/v2 is equal to 1/f2 plus 1/u2. अब इसमें हम लोग सारा वैल्यू पुट कर देते हैं. सो ये हो गया आपको 1/v2 is equal to 1/-20 plus 1/112. सो अब 20 और 112 का एलसीएम ले लो. सो 4 से हो जाएगा 5, और ये हो गया 28. सो इसका एलसीएम हो गया आपको 20 × 28. सो ये एलसीएम हो गया 560, और ये हो गया -28, और ये हो गया +5, that is -23/560. सो V2 आ गया आपको -560/23.
अभी देखो कि मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। सो मैग्निफिकेशन आपको पूछ रहा है, तो मैग्निफिकेशन आपको इसके कारण मैग्निफिकेशन M1 हुआ और इसके कारण मैग्निफिकेशन M2 हुआ। तो क्लियरली आपको इन दोनों के जो मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके नेट मैग्निफिकेशन निकालोगे। अब दो लेंस का जो सिस्टम होता है उसका नेट मैग्निफिकेशन निकालने के लिए दोनों का इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन निकालोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो आप लिखोगे M नेट या आगे लिख दोगे नेट मैग्निफिकेशन M नेट इज इक्वल टू M1 इंटू M2 और M1 कितना हो जाएगा, देखो M1 हो जाएगा V1 बाई U1, M2 क्या हो जाएगा V2 बाई U2। सो V1 देखो कितना था 120 था, सो 120 बाई 40 और V2 कितना हो गया 560 बाई 23 डिवाइडेड बाई 112। सो क्लियरली ये दोनों इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपको नेट मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। सो ये वैल्यू आ गया 5, सो ये आ गया आपको 3 इंटू 5 बाई 23 डेट इज 15 बाई 23 और इसका वैल्यू होगा 0.652। क्लियर है। सो ये तो निकल गया। अब आपको मालूम है कि मैग्निफिकेशन M नेट आप लिखे हो और ये कितना होगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय इनिशियल ऑब्जेक्ट होगा। सो फाइनल इमेज आप हाइट ऑफ इमेज फाइनल और इनिशियल जो ऑब्जेक्ट है 1.5 सेंटीमीटर आपको प्रॉब्लम में दिया गया, ये हो गया 0.652 और क्लियरली HI हो गया आपको 0.652 इंटू 1.5 दैट इज 0.98 सेंटीमीटर। सो द हाइट ऑफ इमेज इज 0.98 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। सो आपको मैग्निफिकेशन निकालना था वो भी निकाल लिए और आप हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लिए। सो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग अच्छे से समझ गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि प्रिज्म का है। Problem number 9.22. At what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 degree so that it just suffer total internal reflection at the other face? The refractive index of material of prism is 1.524. देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। आपको लगेगा कि ये प्रिज्म का प्रॉब्लम है बट बेसिकली ये आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहले मैं फिगर बनाता हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव एंगल प्रिज्म का 60 डिग्री है। सो ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा। अब ये सपोज करो कि लाइट रे एंगल आई पे आ रहा है। सो एंगल किससे होता है, नॉर्मल लाइन से होता है। सो इस सरफेस पर आप नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल आई होगा। क्लियर है। और यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा तो ये एंगल क्या होगा R1 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर फिर आप नॉर्मल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल लाइन से यहाँ पर जो एंगल बनाया ये एंगल क्या हुआ R2 हुआ और यहाँ से लाइट रे को निकलना है। फिर बोल रहा है कि जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आपको ना क्रिटिकल एंगल का केस निकालना होगा। क्रिटिकल एंगल के केस में जो इमरजेंस होगा, ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा ये क्या होगा 90 डिग्री। सो आप देखो यदि 90 डिग्री निकाल लिए उसके करस्पॉन्डिंग R2 हुआ। सो यदि जैसे ये एंगल यहाँ पर R2 से ज़्यादा होगा ना, यहाँ पर क्या होगा लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सो यहाँ पर E का वैल्यू 90 डिग्री हुआ, उससे आप R2 का वैल्यू निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, आप इस पॉइंट पर स्नेल लॉ लगाओ। तो ये पॉइंट को यदि मैं Q बोलूँ तो Q पर आप स्नेल लॉ लगाओगे तो क्या होगा म्यू प्रिज्म इंटू साइन R2 इज इक्वल टू, बाहर में एयर है सो 1 इंटू साइन 90 डिग्री। क्लियर है। बिकॉज स्नेल लॉ बोलता है म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो अंदर वाले का म्यू इंटू साइन और एंगल इज इक्वल टू बाहर वाले का म्यू इंटू साइन और एंगल। तो ये हो गया म्यू पी साइन R2 इज इक्वल टू 1 एंड साइन R2 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू पी दैट इज 1 बाई 1.524 और यहाँ से ये आ जाएगा 0.6562 दैट इज 0.6562 एंड R2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6562 दैट इज ये आता है आपको 41। सो आपने R2 निकाल लिया। अब आपको R1 निकालना होगा और उससे आप करस्पॉन्डिंग I का वैल्यू निकालोगे। सो देखो यहाँ पर देखो ये एंगल टोटल एंगल 90 डिग्री है। सो ये जो एंगल हो गया ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस R1। वैसे ही ये वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री माइनस R2।
सो यदि मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस R1 प्लस 90 डिग्री माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और R1 इज इक्वल टू 60 माइनस R2 डेट इज 60 माइनस 41 डिग्री डेट इज 19 डिग्री। सो आपने R1 का वैल्यू निकाल लिया, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे आप यदि स्नेल लॉ लगा दोगे तो हो जाएगा। सो 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू 1.524 इंटू साइन 90 डिग्री। सो ये आप सॉल्व कर दोगे तो निकल गया आंसर। तो ये हो गया साइन I, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.496 और I इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.496 डेट इज 29.75 डिग्री डेट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री। सो I का वैल्यू निकल के आया आपको 30 डिग्री। तो I का वैल्यू यदि 30 डिग्री होगा तो इस केस में एंगल ऑफ इमरजेंस आपको क्या होगा, आपको 90 डिग्री होगा एंड लाइट रे जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम 9.23 और देखो बच्चों 9.23, 9.24 और 9.25 ये जो तीनों प्रॉब्लम है ना, ये बेसिकली एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड है। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है। सो बच्चों इस कंसेप्ट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 9.23 में तो ज़्यादा इस कंसेप्ट का यूज़ नहीं है, लेकिन 9.24 और 25 में बहुत ज़्यादा हो। सो 9.24 सॉल्व करने से पहले इस कंसेप्ट को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। सो आइए पहले 9.23 सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सो ए कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ईच ऑफ साइड 1 mm स्क्वायर। सो एक कार्ड है स्क्वायर जिसका साइड है आपको 1 mm स्क्वायर। सो 1 mm इधर भी है, 1 mm इधर भी है। इज बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपके बुक में 9 सेंटीमीटर दिया गया है जो कि रॉन्ग है, ठीक है। सो 10 सेंटीमीटर है एंड हेल्ड क्लोज टू द आई। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज। सो बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे एरियल मैग्निफिकेशन। नॉर्मली जो मैग्निफिकेशन हम लोग देखे थे ना, उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। जब ऑब्जेक्ट ऐसे होता है और उसका इमेज बनता है अपराइट या नीचे की तरफ, ठीक है। और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जब ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो इमेज भी उसी के अलोंग बनता है। और ये एरियल मैग्निफिकेशन मीन्स कि कोई यदि एरिया रखा गया है ना तो उसका इमेज जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एरियल मैग्निफिकेशन। So what is the magnification produced by the lens? How much is the area each square in the virtual image? What is the angular magnification or magnifying power of the lens? Is the magnification in A is equal to magnifying power in B? Explain. So पहले इसका मैं फिगर बना देता हूँ। इसका फिगर के लिए मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, आपको जो एक समझाने की कोशिश करूँगा पोजीशन से। सो इसका जो ऑब्जेक्ट है यदि फोकल लेंथ है, सो ये ऑब्जेक्ट, ये फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट है ना वो 9 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है। सो क्लियरली इस केस में कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। पैरेलल लाइट रे होगी जो कि आपको पास करेगी फोकस से। सो ये लाइट रे फोकस से पास कर जाएगी। दूसरा आप लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे और ये दोनों कन्वर्जिंग हो, ये दोनों डाइवर्जिंग होगी जिसको आप पीछे में प्रोजेक्ट करोगे और जहाँ मीट करेगी वहाँ पर आपको इमेज बनेगा। सो क्लियरली इमेज यहाँ पर बन जाएगा। सो यदि ये आपको ए बी ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा A डैश B डैश। क्लियरली इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f और यहाँ से 1/b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। और ये कन्वेक्स लेंस में जो f है वो पॉजिटिव साइन के साथ आता है। सो 1/10 प्लस 1/u का वैल्यू कितना होगा, -9। सो क्लियरली ये हो गया 90 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 10 इज -1/90 और v इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। सो ये जो डिस्टेंस है ना ये आपको हो गया 90 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, तो लेंस द्वारा जब मैग्निफिकेशन के लिए आप क्या करो, v/u करो, ठीक है। इनफैक्ट मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस के केस में, v/u होता है, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ। सो यदि ऐसे देखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस v भी आपको निगेटिव साइन के साथ आएगा -90 और u भी आपको निगेटिव साइन के साथ आएगा -9।
सो ये हो जाएगा आपको 10। सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस 10 हो जाएगा, यहाँ से भी निकाल लोगे। सो ये हो गया आपको 10। सेकेंड, सो हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। सो ये आपको कौन सा मैग्निफिकेशन है, एम जो ये आपने निकाला ना वी बाई यू, ये है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर हाइट को तो आपने देख लिया, लेकिन इसका विड्थ भी है। सो क्लियरली इस केस में जब मैग्निफिकेशन हो गया ना, यदि ये जिस तरीके से मैग्नीफाइड होगा, ये भी इसी तरीके से मैग्नीफाइड होगा, ठीक। सो यदि ऑब्जेक्ट इस तरफ ऐसे होगा तो इमेज इस तरफ बड़ा सा इधर तरफ ऐसा हो जाएगा, और ये यदि ऐसे है तो ये बड़ा सा ऐसे हो जाएगा। सो क्लियरली आपको ये जो लेंथ है, ये आपको मैग्निफिकेशन इनटू ए हो गया। एम से जो लेंथ इंक्रीज हो गया और एम से इसका ब्रीथ इंक्रीज हो जाएगा। सो नेट जो मैग्निफिकेशन होगा, एरियल मैग्निफिकेशन, वो हो जाएगा एम स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर ऑफ वर्चुअल इमेज कितना हो जाएगा, आपको हो गया 1 mm साइज है, सो ये आया 10। सो 10 mm इंटू 10 mm, ठीक है, क्योंकि लेंथ भी 10 mm हो गया और विड्थ भी 10 mm हो गया। सो क्लियरली 10 mm कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस इज नॉट इक्वल टू द मैग्निफिकेशन। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस मैं निकाल लेता हूँ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में उसको आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। वो होता है d बाई मॉड यू, जहाँ d क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कैसे आएगा वो हम लोग देखेंगे अभी। सो ये हो गया, और ये कितना वैल्यू होता है, 25 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, और u का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। सो ये हो गया आपको 2.8। सो मैग्निफिकेशन जहाँ यहाँ पर आपको 10 था, और यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर लेंस का कितना हो गया, 2.8। सो नेक्स्ट पूछ रहा है, इज द मैग्निफिकेशन इन ए इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर इन बी। सो आप बोलोगे द मैग्निफिकेशन is equal to, या बोलोगे the magnitude of magnification is, magnitude of magnification is mod v by u, while the magnifying power of lens is d by mod u, and both are equal only when the image is formed at the least distance of distinct vision, that is when v is equal to d। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 9.24, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर इन अबव एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग power। What is the magnification in this case? Is the magnification equal to magnifying power in this case? सो आपसे बोल रहा है मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। सो अभी हम लोग थ्योरी में देखेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर तब होता है जब इमेज आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। सो क्लियरली यहाँ से आपको दे दिया है v का वैल्यू हो गया -d, डेट इज -25 सेंटीमीटर, और आपको f का वैल्यू दिया गया था 10 सेंटीमीटर। लेंस आपको कन्वेक्स लेंस था, सो आप इसको प्लस साइन के साथ रखोगे, और यहाँ से आप u आपको कैलकुलेट करना है, तो u आप कैलकुलेट कर दोगे 1/v minus 1/u is equal to 1/f, and here comes 1/-25 minus 1/u is equal to 1/10, and 1/u is equal to minus 1/25 minus 1/10, that is ये हो गया 50, और -2 -5 that is -7/50, and u is equal to -50/7। सो ये हो गया -7.14 सेंटीमीटर। सो क्लियरली इसमें द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस शुड बी इक्वल टू 7.24 सेंटीमीटर होगा। और मैग्निफिकेशन इस केस में क्या होगा, देखो इमेज जो फॉर्म हुआ v वो कितना हुआ, d पे फॉर्म हुआ, इनफैक्ट -d पे, और u आया आपको -50/7। सो मैग्निफिकेशन इस केस में होगा m इज इक्वल टू mod v बाई यू, डेट इज कर दोगे d बाई
ये क्या है 2D के इक्वल है। 50 सेंटीमीटर कितना हो गया 2D, सो 2D/7, सो क्लियरली ये हो गया 7/2 दैट इज 3.5। क्लियर है। अब बोल रहा है कि इसमें मैग्नीफिकेशन तो आप निकालिए, अब मैग्नीफाइंग पावर चूंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का होता है, सो इस केस में इस लेंस का होगा, और मैग्नीफाइंग पावर आपने देखा है कि कैसे निकलता है, D/U से निकलता है। क्लियर है। सो U का वैल्यू आया है 2D/7, तो क्लियरली ये हो गया D/2D/7, सो सेम आ जाएगा। सो ये भी आ गया 7/2 दैट इज 3.5। सो मैग्नीफाइंग पावर भी आपको 3.5 ही होगा, मैग्नीफिकेशन भी 3.5 ही हो गया। दोनों सेम क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने माना है कि इमेज आपको फॉर्म नहीं हो रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। हम लोगों ने मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू निकाला, D/mod होता है, लेकिन ये है क्या, कैसे आया, इसके बारे में हम लोग फर्दर समझते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। सो हम लोग आई से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये सपोज करो कि मेरा आई है, ठीक है, और ये आपको आई लेंस है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप दूर पे रखोगे तो इसका इमेज सपोज करो यहाँ पर रखा हूँ, तो इसका इमेज रेटिना पे बनेगा। ये यदि एक लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, अनडेविएटेड जाएगा, और क्लियरली इस केस में यहाँ पर इमेज बना। सो ये एंगल जो बना रहा है, जो जितना रेटिना पर एंगल बना रहा है अल्फा, वही एंगल ये अल्फा हुआ। सो अल्फा एंगल जितना ज़्यादा होगा इमेज का साइज उतना बड़ा होगा, जितना बड़ा इमेज का साइज होगा उतना मुझे क्लियर दिखेगा। सो आप ऐसे समझो कि जितना दूर रहेगा इमेज का साइज उतना ही छोटा होगा। आप इसके जगह सपोज करो कि यहाँ पर ले आ, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पर लाए, तो इस ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ पर ऐसे हो गया। सो अब देखो, अब ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, सो ये इतना बड़ा हो रहा है। सो इस केस में जो एंगल जो है ना, अब अल्फा से चेंज होकर के बीटा हो गया है, यहाँ पर भी एंगल क्या हो गया, बीटा हो गया। सो एंगल चेंज हो रहा है। सो जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को आई के क्लोजर में लाते हैं, एंगल क्या होता है, चेंज होता है, एंगल इंक्रीज होता है। एंगल इंक्रीज होने से आप बोल सकते हो कि व्यू जो है ना वो इंक्रीज होता है, व्यू आप ज़्यादा अच्छा से देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम पास में ले आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा दिखने लगेगा। आई का एक लिमिटेशन होता है, ठीक है, और उसी लिमिटेशन को हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन उसको बोलते हैं हम लोग डी से दिखाते हैं। सो क्लियरली ये आपको डी है, ठीक है, डी क्या है आपको, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। सो यदि इससे क्लोज आप आई को लाओगे ना तो ब्लर दिखेगा, आपको दिखेगा नहीं। आप खुद भी किसी ऑब्जेक्ट को आई के पास रख करके देख लो, आपको दिखाई नहीं देगा। सो यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम पॉसिबल आपको एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये एंगल को आपने बोला थीटा। क्लियर है, इस एंगल को आपने थीटा बोला और ये मैक्सिमम पॉसिबल एंगल है। क्लियर है, समझ गए। अब यदि आप सोचोगे कि नहीं मैं एंगल को और बढ़ा लूँ तो मुझे और अच्छा मिल जाएगा, तो कैसे बढ़ाते हो, आप किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से बढ़ाते हो, और यहीं पर ये रोल में आता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। सपोज करो कि ये आई है और यहाँ पर आपने एक कन्वेक्स लेंस को लगा दिया। आपको मालूम है यदि कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ से पहले, फोकल लेंथ के अंदर में किसी ऑब्जेक्ट को रखे, सपोज करो ये फोकल लेंथ है, इसके अंदर में किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसका इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, और इमेज क्या बनता है, दूरी पे बनता है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे बनता है। सो क्लियरली यदि ये जो इमेज बनाएगा, ठीक है, ये जो इमेज बनाएगा, ये इमेज आपको जो बनेगा ना वो ज़्यादा बड़ा इमेज होगा, ठीक है, ज़्यादा एंगल के साथ बना देगा, ये यहाँ पर बनाएगा। और ये जो इमेज जो बना रहा है ना, आप मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनाओगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो पहले जहां ऑब्जेक्ट आपको डी डिस्टेंस पे था, अब ऑब्जेक्ट आपको कितना डिस्टेंस पर हो गया, ये लेंस आई से एकदम क्लोज है, तो आप मान सकते हो कि आई से इसका डिस्टेंस और लेंस का डिस्टेंस एक ही है ऑब्जेक्ट से। सो ये डिस्टेंस आप u हो गया। सो अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u हो गया और इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया, d हो गया। क्लियर है। सो ये क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन। अब ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल है,
ये जो बना ना, ठीक है, तो ये जो एंगल बनाया ये एंगल अब बीटा हो गया, ठीक है। यही ऑब्जेक्ट ए बी है, ये जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है ना ए बी वो सेम है, सो ये एंगल बीटा हो गया। सो क्लियरली आप मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैसे डिफाइन करते हो? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे डिफाइन करते हो? ये आप दिखाते हो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी से। पहले था ए बी यहाँ पर था, क्लियर है, अब ए बी को आप और आगे ले आए हो, मीन्स कि हाइट में कोई अंतर नहीं लिए, लेकिन अब जो डी डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट बन रहा है, इनफैक्ट जो इमेज बन रहा है वो ए बी से बड़ा हो गया है। सो ये इतना से इसको मैग्नीफाई कर दिया, इतना से इस इंस्ट्रूमेंट ने बड़ा कर दिया है, क्लियर है। सो ये हो जाएगा आपको ए डैश बी डैश बाई डी डिवाइडेड बाई ए बी बाई डी, क्लियर है। मैं दोनों में डी से डिवाइड कर दिया, और ए डैश बी डैश बाई डी कितना हो गया? देखो ए डैश बी डैश बाई डी हो गया tan बीटा के, तो tan बीटा डिवाइडेड बाई ए बी बाई डी हो गया tan थीटा के। सो ये हो गया आपको tan बीटा बाई tan थीटा। इसको आप अप्रोक्सीमेटली बीटा बाई थीटा भी बोल सकते हो, बिकॉज एंगल क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, अब एक चीज़ आप और देख सकते हो, अब इसको आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको ध्यान दो, ठीक है। ये आपको सिमिलर ट्रायंगल है, ये आपको एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल ये, तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल है। मैं यहाँ फिगर फिर से बना देता हूँ, ठीक है, ये वाला है, ये आपको ए बी है, ये आपको ए डैश बी डैश है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको d है और ये डिस्टेंस आपको u है। तो क्लियरली यहाँ से हो जाएगा a डैश b डैश बाई ए बी इज इक्वल टू डी बाई यू। सो मैग्नीफाइंग पावर जो निकल के आया इंस्ट्रूमेंट का, वो क्या निकल के आया? d बाई यू निकल के आया, क्लियर है। अब दो टाइप का कंडीशन है, जैसा मैंने बोला, फर्स्ट है आपको रिलैक्स्ड विजन, ठीक है, रिलैक्स विजन में क्या होता है? इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, सो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। इमेज इन फॉर्म इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इस केस में u का वैल्यू क्या होगा? फोकस होगा। आपको इमेज यदि इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोकल पॉइंट पे है, और यहाँ से फिर मैग्नीफाइंग पावर जो है वो क्या हो गया? आपको मैग्नीफाइंग पावर m पावर इज इक्वल टू डी बाई एफ हो जाएगा, बिकॉज डी बाई यू है फॉर्मूला से। फिर दूसरा होता है डिस्टिंक्ट विजन, जो हम लोगों ने देखा है, ठीक है। सो डिस्टिंक्ट विजन में आपको जो v है ना वो होता है माइनस डी के इक्वल, क्लियर है। सो आप क्या लगाओगे फॉर्मूला? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ लगाओगे फॉर्मूला, और क्लियरली v का वैल्यू आप माइनस डी लिख दो। सो 1 बाई माइनस डी माइनस u की जगह आप माइनस u यूज़ कर दो, बिकॉज आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? निगेटिव साइन के साथ होता है, और f की जगह f लिखो। सो आपको निकालना है d बाई यू, ठीक है। तो d बाई यू निकालने के लिए आप कैसे करोगे? इसको फिर आप फर्दर सॉल्व कर दो, आप इसको d से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस डी बाई यू इज इक्वल टू डी बाई एफ, और ये हो गया d बाई यू इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। सो इस केस में जब डिस्टिंक्ट विजन रहेगा तो उस समय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आया 1 प्लस डी बाई एफ, और रिलैक्स विजन में ये आया निकल के d बाई एफ। सो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो NCERT में दिए गए हैं, और ये प्रॉब्लम जो बताया गया है, इनफैक्ट ये जो 3 प्रॉब्लम है 23, 24, 25, ये तीनों प्रॉब्लम इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए बताया गया। कहीं भी आपको ये कंसेप्ट इतनी आसानी से और इतने अच्छे वे में एक्सप्लेन किया हुआ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Problem number 9.25, what should be the distance between the object in exercise 9.24 and the magnifying glass if the virtual image of each square in the figure is to have an area of 6.25 mm square? Would you be able to see the square distinctly with your eyes very close to the magnifier? देखो बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसमें पूछ रहा है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने को कह रहा है। देखो बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है।
है, और दे रहा है कि वर्चुअल इमेज जो है उसका एरिया ये है, मीन्स कि ऑब्जेक्ट का जो एरिया था वो क्या था, 1 mm का लेंथ था, 1 mm का उसका विड्थ था, ठीक है, और एरिया था इसका 1 mm स्क्वायर। क्लियर है। अब एरिया बोल रहा है 6.25 mm स्क्वायर है। सो आपको मालूम है इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना था, ठीक है, वो एक स्क्वायर का इमेज स्क्वायर बना था, और यदि इसका मैग्नीफिकेशन इस लेंस का, जो एक लेंस था कन्वेक्स लेंस, ठीक है, उसका मैग्नीफिकेशन यदि m है, लैटरल मैग्नीफिकेशन, तो ये mu हो गया था, ये भी आपको ये ma हो गया था, ये भी आपको ma हो गया था। क्लियर है। सो क्लियरली जो मैग्नीफिकेशन हुआ था वो कितना का हुआ था, m स्क्वायर का हुआ था, और एरिया हुआ था इमेज का m स्क्वायर a स्क्वायर, दैट इज 6.25 mm स्क्वायर इज इक्वल टू m, यदि मैग्नीफिकेशन है तो m स्क्वायर इंटू 1 mm स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और मैग्नीफिकेशन m स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25, और मैग्नीफिकेशन m का वैल्यू आया 2.5। सो m का वैल्यू आपने 2.5 निकाल लिया। अब यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप u मान लोगे तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू m, एंड यहाँ से v आ गया mu के इक्वल। सो आपको अब लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट इज 1/mu माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर दोगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपसे। सो ये हो जाएगा आप mu, आप इसका LCM ले लो। सो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस m इज इक्वल टू 1/10। अब वैल्यू पुट कर दो। सो 1 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू u इज इक्वल टू 1/10, और ये हो गया माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5 u इज इक्वल टू 1/10, और u का वैल्यू आ गया माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक है। सो ये आपको 6 आ गया। सो u का वैल्यू आ गया -6 और v का वैल्यू क्या होगा 2.5 इंटू -6 डेट इज -15 सेंटीमीटर। सो इससे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ये जो था इससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा आपको 6 सेंटीमीटर और जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पर फॉर्म हो रहा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। सो 15 सेंटीमीटर ये हो गया। अब आपसे सेकंड चीज़ पूछ रहा है, देखोगे आप इस प्रॉब्लम को तो बोल रहा है वुड यू बी एबल टू सी द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विथ योर आईज वेरी क्लोज टू द मैग्नीफायर। सो क्लियरली आप देख नहीं पाओगे क्योंकि इमेज जो है ना लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो 25 सेंटीमीटर है उससे कम है, कम से कम 25 सेंटीमीटर तो आपको होना चाहिए था। सो द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर which is less than the near point for the normal eye, so it cannot be seen by the eyes distinctly। तो मेरे ख्याल में कंसेप्ट आप समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छा आपको वीडियो लगा होगा। आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।